थर्ड पार्ट करते हैं इसका। इसमें क्या है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल होती है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे होती है तो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। लेकिन अब इस केस में ना वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है ना 90 डिग्री एंगल पे, किसी जनरल एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे अब इसमें मूवमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी के इस केस में हम दो कंपोनेंट्स ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट ये हो जाएगा जो मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में होगा, ये जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा v टाइम्स कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर और ये कंपोनेंट हो जाएगा v टाइम्स साइन थीटा। क्लियर। तो दोनों का हम अलग अलग, दोनों कंपोनेंट्स की वजह से अलग अलग मोशन देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम v कॉस थीटा की वजह से देखेंगे तो जो v कॉस थीटा कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इस कंपोनेंट की वजह से जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता चला जाएगा v कॉस थीटा की स्पीड से कंटिन्यूसली एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। और दूसरा जो कंपोनेंट है v साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। v साइन थीटा ये ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, तो ये 90 डिग्री एंगल पे, तो इसकी वजह से जो मोशन होगा वो सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। इस कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल की जो टेंडेंसी होगी वो सर्कल में घूमने की होगी, ठीक है। तो ओवरऑल जो इन दोनों कंबाइंड मोशन होगा, ठीक है, इसके लिए v cos थीटा की वजह से मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और v sin थीटा की वजह से कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो इन दोनों कंबाइंड मोशन होगा, कंबाइंड इफेक्ट होगा, तो इसका जो मोशन होगा वो सर्कुलर प्लस स्ट्रेट लाइन कंबाइंड होगा, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट होगा वो कुछ ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल ये ऐसे मूवमेंट होगा, ठीक है। सर्कल में भी घूम रहा होगा और ये आगे भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह के मूवमेंट को हम कहते हैं हेलिकल मूवमेंट, हेलिक्स, ठीक है। ये कैसा मूवमेंट है, ये क्या बन गया, हेलिकल पाथ। ये कैसा पाथ है आपका, हेलिकल पाथ, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहते हैं, हेलिक्स, ठीक है। ये किसका सुपर इम्पोजिशन है, तो ये सुपर पोजिशन है सर्कल का और स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो आपको लिख लेना है v cos थीटा के बारे में लिख लेना, v cos थीटा कंपोनेंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, सो ड्यू टू दिस कंपोनेंट पार्टिकल हैव ए टेंडेंसी ऑफ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। v cos theta component is parallel to magnetic field, so due to this component particle have a tendency of moving in straight line, ठीक है। फिर लिख लेना v sin theta के लिए, v sin theta component is perpendicular to the magnetic field, so due to this component particle have a tendency of moving in circle, clear। तो v cos थीटा स्ट्रेट लाइन, v sin थीटा सर्कल, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये जो हेलिकल पाथ है इसकी कुछ ना कुछ, ये जो सर्कुलर पोर्शन है इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है mv/qv, लेकिन इसमें v की जगह सिंपल v नहीं आएगा, इसमें v की जगह क्या आएगा, v sin थीटा, mv sin थीटा ओवर qv। क्यों, क्योंकि v sin थीटा ही कंपोनेंट है जिसकी वजह से वो कैसे मूव कर रहा है, सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगी mv sin थीटा ओवर qv, क्लियर। टाइम पीरियड, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो जो टाइम पीरियड होगा वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो वो सिंपली कितना होगा 2πm ओवर qv, ठीक है, 2πm ओवर qv, ठीक है। ये स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। फिर एक और टर्म डिफाइन किया जाता है यहाँ पे, पिच। तो पिच क्या होती है, तो पिच क्या है वो आप ढंग से समझ लो, एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में हॉरिजॉन्टली ये जितना आगे बढ़ जाता है, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन मान लिया यहाँ से चलना शुरू करता है और एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट यहाँ होगा जाके, ठीक है। एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने में ये हॉरिजॉन्टली जितना आगे बढ़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पिच, ठीक है। यहाँ से ये सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये खत्म हो गया, तो ये हॉरिजॉन्टली जितना आगे बढ़ गया है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पिच, ठीक है। तो पिच के लिए कौन सी स्पीड रिस्पॉन्सिबल है, जो पिच होगी स्पीड कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है v cos थीटा। और कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, एक सर्कल कंप्लीट करने में, तो एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो कितना है, t। तो पिच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2πm v cos थीटा अपॉन q इंटू b। पिच की डेफिनेशन लिख लेनी है, पिच क्या है, तो लिख लो पिच क्या है, पिच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, पिच इज द डिस्टेंस traveled by the charged particle along the direction of magnetic field in one revolution,
इन 1 रिवॉल्यूशन। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्स डायरेक्शन में है और उसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है आई, और इस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स क्यों लगेगा, तो हमें पता है कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस वी। जब भी कोई चार्ज v की वेलोसिटी से v के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो कुछ ना कुछ उस पर क्या लगता है, फोर्स। ठीक है, और करंट है ही क्या, करंट है मूवमेंट ऑफ चार्ज। करंट का मतलब, करंट फ्लो इसका मतलब इस वायर में क्या मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। चार्ज मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, तो वही फोर्स है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इसी को आगे जब हम कैलकुलेट करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो जो फोर्स का फॉर्मूला आता है, ये छोटा सा करंट एलिमेंट लिया आइडियल, तो उस पर जो छोटा सा फोर्स लगेगा वेक्टर DF, तो वो जो फॉर्मूला आता है वो आता है I इंटू DL क्रॉस B। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, I इंटू DL क्रॉस B। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, I इंटू DL क्रॉस B। ठीक है, तो ये DF का फॉर्मूला है। अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा DF का तो ये हो जाएगा I B DL इंटू साइन थीटा। थीटा किस बीच में एंगल है, थीटा वेक्टर DL करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है आपका कितना, थीटा। ठीक है, तो ये एंगल कितना है इनके बीच में, थीटा। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, अगर इसमें दो कंडीशन देख लेते हैं, अगर थीटा आपका 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, इसका मतलब वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। ठीक है, वायर जो रखा हुआ है, वायर इज पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं, वायर इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो वायर पैरेलल है या फिर वायर क्या है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये जो वेक्टर DL है वो किसके पैरेलल हो गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। ठीक है, और मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, जब वायर जो होगा, वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब फोर्स मैक्सिमम होगा, DF तब मैक्सिमम होगा, और वो होगा कितना, तो वो हो जाएगा आपका BI इंटू DL। क्लियर, वो कितना हो जाएगा, BI इंटू DL। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें एक स्ट्रेट वायर है और उसकी लेंथ दी है आपको 0.1 मीटर, उसके अंदर कुछ करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, और उसका कुछ ना कुछ मास दिया और ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, और ये रेस्ट में है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा है ताकि ये वायर कहाँ रहे, रेस्ट में। तो ठीक है, इस पर अगर हम फोर्सेज देखें, तो अगर हम मैग्नेटिक फोर्स देखें तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फोर्स F, तो वो जो होता है वो होता है I टाइम्स DL क्रॉस V या फिर L क्रॉस B। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो DL हो जाएगा, बड़ा एलिमेंट लेंगे तो वो फोर्स, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, L। ठीक है, तो L की ये डायरेक्शन है, L की डायरेक्शन वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो जो DL क्रॉस भी आएगा, अगर आप करके देखोगे राइट हैंड रूल लगा के, पहले फिंगर रखनी है L की डायरेक्शन में, I की डायरेक्शन में, और उनको कर्ल करना है मैग्नेटिक फील्ड B की डायरेक्शन में, तो जो फोर्स आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, उसका वेट mg, और रेस्ट में इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड फोर्स है वो किसको बैलेंस करेगा, mg फोर्स को। ठीक है, एक चीज़ और देखो, L और B के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। L आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्स डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90। तो जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा वो, तो वो हो जाएगा BIL, और वो किसके बराबर है, वेट mg के बराबर, तो B चाहिए आपको, तो ये हो गया mg अपॉन IL। mg कितना है, m है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, अपॉन I करंट है 5 एम्पियर और लेंथ कितनी है, तो वो है 0.1 मीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, -3 बचेगा, 0.1 हटाएंगे, -2 टेस्ला। 3/5 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें,
अगर वायर आपका स्ट्रेट है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे, ठीक है। इफ वायर इज स्ट्रेट एंड एट एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और उस वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई, और वायर की लेंथ कितनी दी है आपको, एल, ठीक है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, फोर्स ऑन द वायर, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तब तक जो उसका फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है आई टाइम्स एल क्रॉस बी, आई टाइम्स एल क्रॉस बी, ठीक है। जब तक क्या चीज़ यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, ठीक है। आप ढंग से समझो इसको, चाहे वायर आपका स्ट्रेट हो या वायर आपका स्ट्रेट ना हो, ठीक है। इस केस में तो हमने स्ट्रेट वायर लिया, इसका नेक्स्ट केस देखेंगे उसमें वायर स्ट्रेट नहीं होगा, फिर भी जो फोर्स का फॉर्मूला रहेगा वो हमेशा हमेशा कितना रहेगा, आई टाइम्स एल क्रॉस बी। कब तक, गिवन प्रोवाइडेड कि मैग्नेटिक फील्ड बी कैसा होना चाहिए आपका, यूनिफॉर्म, बी कांस्टेंट होना चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। तब तक फोर्स कितना लगता रहेगा, आई टाइम्स एल क्रॉस बी, क्लियर। तो इस केस में कितना हो जाएगा फोर्स, तो इस केस में हो जाएगा बी आई एल इंटू साइन थीटा, ठीक है। थीटा किसके बीच में एंगल है, वेक्टर एल और वेक्टर बी के बीच में एंगल। वेक्टर एल की डायरेक्शन कौन सी होती है, जिस डायरेक्शन में आपको करंट फ्लो हो रहा हो, तो ये जो डायरेक्शन है ये वेक्टर एल की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो उनके बीच में एंगल थीटा है, तो बी आई एल इंटू साइन थीटा, क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, इफ वायर इज नॉट स्ट्रेट, ठीक है। अभी तक हमने देखा वायर स्ट्रेट होता है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो कितना फोर्स लगता है, ठीक है। अब आपका वायर स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कर्व्ड वायर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड स्टिल कैसा है आपका, यूनिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैग्नेटिक फील्ड स्टिल कैसा है आपका, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है, इसमें कंसेप्ट ये है कि हम क्या करेंगे, हम वायर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये हमने लाइन खींची वायर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाते हुए लाइन, और इस लाइन को, इसकी ये जो वेक्टर बनाया हमने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाता हुआ, इसको कह देंगे ये आपका वेक्टर एल है, ठीक है, क्लियर है। जब तक वायर स्ट्रेट होता है तो जो वायर की लेंथ होती है वही वेक्टर एल होता है, लेकिन अगर वायर स्ट्रेट नहीं, कर्व्ड वायर है, तो वायर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचो, ठीक है, ये वेक्टर बनाओ, और यही क्या है, वेक्टर आपका एल, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में कह दो कि उसमें ये करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा एफ, वो सिंपली फिर से वही फॉर्मूला हो जाएगा आई टाइम्स एल क्रॉस बी, ठीक है। और एल क्या है, एल क्या है, एल सिंपली एक वेक्टर है जॉइनिंग इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ द वायर, ठीक है, क्लियर। तो फॉर्मूला स्टिल वही रहेगा, लेकिन ट्रिक क्या है तो वो आपको ध्यान रखनी है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाओ, फिर ये जो वेक्टर बन गया ये बन गया आपका वेक्टर एल, क्लियर। इसमें लिख भी लेना है आपको, वेक्टर एल इज द वेक्टर एल is a vector joining initial point to the final point of the wire, क्लियर। एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या है, एक सेमी सर्कुलर लूप है, हाफ सर्कल है ये, और सेमी सर्कुलर लूप में कुछ करंट फ्लो हो रहा है आई, और उसकी रेडियस कितनी दी आर, कुछ इस तरह से रखा गया है, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वी, और आपसे पूछा है इस कर्व्ड वायर पे कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पहला कंसेप्ट क्या था इसमें, जब भी वायर कर्व्ड होता है तो हम एक वेक्टर बनाते, फोर्स का फॉर्मूला तो वही है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला तब तक चलेगा जब तक आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा नहीं है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा तब तक यही फॉर्मूला चलता रहेगा, ठीक है। तो वेक्टर एल क्या होता है, तो वायर अगर स्ट्रेट होता है तो वो जो स्ट्रेट वायर होता है वही वेक्टर एल होता है, लेकिन अगर वायर कर्व होता है तो वायर के इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला ये जो वेक्टर होता है इसी को हम कहते हैं वेक्टर एल, ठीक है। तो वेक्टर एल अगर इसमें बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका वेक्टर एल, ठीक है। ये क्या हो गया आपका वेक्टर एल, ठीक है। और इनिशियल पॉइंट से कहाँ मिलाता है वो, फाइनल पॉइंट, ये आपका वेक्टर एल है, ठीक है, क्लियर। और इसमें कितनी करंट फ्लो करा देंगे, इसमें वही करंट फ्लो कराएंगे जो कि वायर में करंट फ्लो हो रही है, तो वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। तो अब फॉर्मूला कितना हो गया, अब फॉर्मूला ये वाई एफ इंटू आई एल बी, आई एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स एल क्रॉस बी, तो एफ कितना हो जाएगा आपका, एफ हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करते हैं जरा फोर्स की, अभी मैग्नीट्यूड निकाला है, वेक्टर नहीं है, अभी आई है, एल की लेंथ कितनी है तो वो है 2r, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी, इंटू साइन थीटा देखना पड़ेगा, साइन थीटा कितना है आपका। तो देखो जरा, जिस तरफ एल की डायरेक्शन है उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, वेक्टर एल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल, तो थीटा कितना हो जाएगा आपको 0 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना हो जाएगा 0, तो बस सॉल्व कर लेते हैं,
ये तो हो गया 2 टाइम्स BIR, लेकिन साइन जीरो हो गया तो वो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स पे कितना लगेगा, जीरो। क्लियर? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो अपने आसपास वाले रीजन में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बायो सेवर्ट लॉ से वो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने ये देखा कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, एक दूसरा करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने देखी हैं। पहला पॉइंट हमने क्या देखा कि अगर कहीं करंट कैरिंग वायर रखा है तो वो अपने आसपास वाले रीजन में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। बायो सेवर्ट लॉ से वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। दूसरा पॉइंट हमने अभी अभी जो देखा कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस करंट कैरिंग वायर पे क्या लगता है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, I टाइम्स L क्रॉस B। ये फॉर्मूला तब तक लगेगा जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, आपका यूनिफॉर्म रहता है। क्लियर? ठीक है, तो इन दोनों कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और इसमें है क्या, अब हम क्या फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स बिटवीन लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं और लॉन्ग है, इन्फानाइट वायर की तरह इनको डील करेंगे। पहले वायर में करंट फ्लो हो रही है I1, दूसरे वायर में करंट फ्लो हो रही है I2। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R। ठीक है, तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो आपको फोर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो फोर्स लगेगा कैसे, हम क्या करेंगे, एक वायर को पकड़ेंगे, जैसे हमने मान लिया फर्स्ट वायर ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर की लोकेशन पे हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर की लोकेशन पे, सेकंड वायर की पोजीशन पे हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर सेकंड वायर पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो वही फोर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लिया फर्स्ट वायर की वजह से सेकंड वायर की लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, V1। फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है तो वो क्या मान लिया हमने, V1। ठीक है, तो V1 होगा किस डायरेक्शन में, तो करंट जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में होगा अंदर की तरफ और इस रीजन में होगा बाहर की तरफ। ठीक है, आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है, थंब रखना है करंट की डायरेक्शन में, और जब इस रीजन में निकालना है तो आपको अपना हाथ राइट हैंड इस तरफ रखना है और कर्ल्ड फिंगर इनवर्ट्स डायरेक्शन में जाएंगी। जब इनवर्ट्स डायरेक्शन में जाएंगी इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है। और जब आप अपना हाथ इस रीजन में रखोगे, थंब इसी डायरेक्शन में रखना है। ठीक है, जब आप अपना हाथ इस रीजन में रखोगे तो कर्ल्ड फिंगर बाहर की तरफ आएंगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो अभी हम इस रीजन में देख रहे हैं, तो इस रीजन में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ होगा, इनवर्ट्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस करके बनाया वो किसका है, फर्स्ट वायर का है, तो इसलिए उसको क्या लिख रहे हैं, V1। होगा कितना, तो पहले आपको लिख लेना है V1 है क्या, V1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन वायर 2। V1 इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 ऑन वायर 2। V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस यहाँ से, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है R, और ये इन्फानाइट वायर है, तो इन्फानाइट वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, तो म्यू नॉट I की जगह लिखेंगे I1 अपॉन 2π, डिस्टेंस कितनी है R। ये हो गया फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्लियर, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, अब हम ये देखेंगे ये अब पहले आपको ये देखना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये पूरे वायर की लोकेशन पे सेम है कि नहीं है। ठीक है, तो जरा ढंग से देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे, इस पोजीशन को देखेंगे तो ये भी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे R, इस पार्ट को देखेंगे तो ये भी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे R, इस पार्ट को देखेंगे तो ये भी यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे R, तो ये पूरा वायर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे R। तो इस पूरे वायर की लोकेशन पे, इस पूरे वायर की पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। वो कितनी रहेगी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr। क्लियर, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है और उसके पैरेलल है। अगर ये पैरेलल नहीं होता, ऐसे इंक्लाइंड होता तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाता। यहाँ इस वाले पार्ट का डिस्टेंस कुछ और होता, इस वाले पार्ट का डिस्टेंस कुछ और होता और इस वाले पार्ट का डिस्टेंस कुछ और होता। ठीक है, लेकिन ये पैरेलल है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है नेक्स्ट लाइन में, मैग्नेटिक फोर्स ऑन L लेंथ ऑफ वायर 2 ड्यू टू V1। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम 2 वायर की एक फिक्स लेंथ लेते हैं L, क्योंकि इन्फानाइट वायर है तो फोर्स इन्फानाइट हो जाएगा, इसलिए हम उसकी एक फिक्स लेंथ लेते हैं L, और इस लेंथ पे हम मैग्नेटिक फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही रहेगा I इंटू L क्रॉस B। I कौन सा है, I2 इंटू लेंथ L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका, B1। ठीक है, अब बस एक चीज़ और देख लो, अगर मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 तो वो हो जाएगा B1। पहले यहाँ देख लेते हैं, वेक्टर L की वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन है, तो ये वेक्टर L की डायरेक्शन है।
ठीक है, ये किसकी डायरेक्शन है, वेक्टर एल की, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो वेक्टर एल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, तो वेक्टर है अपवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो जो एंगल है थीटा इनके बीच में वो कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो फोर्स मैक्सिमम होगा वो कितना हो जाएगा, बी आई एल यानी V1 I यानी I2 और L। ठीक है, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कितना आ गया, वो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू एल। ठीक है, तो हम फोर्स नहीं निकालते हैं क्योंकि फोर्स तो इन्फानाइट हो जाएगी, क्योंकि लेंथ कितनी है इन्फानाइट, तो हम निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ये होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। डायरेक्शन भी देख लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन वही होती है जो L क्रॉस V की डायरेक्शन है, तो L का मतलब ऊपर की तरफ डायरेक्शन, तो आपको राइट हैंड की फिंगर रखनी है ऊपर की तरफ, फिर उनको कर्ल कराना है अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का है अंदर की तरफ, तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो इस तरफ डायरेक्शन आएगी, L क्रॉस B। ठीक है, तो वो डायरेक्शन आएगी, तो जब इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है तो इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ। क्यों, एवरी फोर्स हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसने इसको फर्स्ट ने 2 को अट्रैक्ट किया, तो टू किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, फर्स्ट को अट्रैक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि देखो जरा यहाँ पे ये I1 इंटू I2 आ रहा है, फोर्स पर यूनिट लेंथ के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, I1 इंटू I2, यानी I1 और I2 को आप रिप्लेस भी कर दोगे तो भी फोर्स का फॉर्मूला वही सेम रहेगा। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोर्स पर यूनिट लेंथ जो वायर 2 पे लग रहा है वही वायर 1 पे लगेगा। ठीक है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। एक पॉइंट और आपको समझना है यहाँ पे, जैसे कि अगर दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो जैसा कि अभी हमने देखा ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो, एक में करंट ऊपर जा रही हो एक में करंट नीचे जा रही हो, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझनी है इसमें कि जो अभी हमने फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकाला, 2 पैरेलल वायर्स हैं तो उनके बीच में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ लगता है F अपॉन L, फॉर्मूला क्या आया था आपका, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं वो एम्पियर की डेफिनेशन देने के लिए। ठीक है, कैसे यूज़ कर रहे हैं तो वो बाद में समझाएंगे, पहले आपको लिखना है, द फोर्स बिटवीन two long parallel wires, the force between two long parallel wires has been used as the basis for the definition of a standard ampere of current, has been used as the basis for the definition of a standard ampere of a current। कैसे, वो समझो आप। ठीक है, देखो अगर आपका करंट I1 और I2 ये दोनों 1 एम्पियर हो, करंट कितने हो दोनों 1 एम्पियर। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स कितनी दी हो 1 मीटर, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। ठीक है, I1 I2 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, R की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा फोर्स या म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थी, तो वो होती 10⁻⁷। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो जब 2 पैरेलल वायर्स अगर 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें, उनमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो वो कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब डेफिनेशन बनाने के लिए इसका रिवर्स किया, वो ये कहते हैं कि अगर 2 पैरेलल वायर्स, ढंग से समझना, अगर 2 पैरेलल वायर्स 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें, ठीक, कितनी डिस्टेंस पर रखें 1 मीटर, और वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और वो एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाते हैं, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, तो उन दोनों में बराबर करंट अगर फ्लो हो रही है तो वो बराबर करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 1 एम्पियर। ठीक है, करंट बराबर अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो बराबर करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 1 एम्पियर। क्लियर, तो आपको लिख लेना है इसमें, ऐसे लिखो, द एम्पियर is the strength of that steady current. The ampere is the strength of that steady current which when flowing in two parallel wires placed in a vacuum
at a distance of 1 meter, placed in a vacuum at a distance of 1 meter from each other, produces a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter on each other. Produces a force of 2 into 10 raised to power minus 7 Newton per meter on each other. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ये इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है. टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एक करंट कैरिंग लूप है, ये लूप दिखा है PQRS, ये लूप है PQRSP, और इसको रखा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में. वो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है B, और वो उसकी डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड्स. ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हर जगह कहीं भी देखोगे तो वो हमेशा कहाँ दिखेगा आपको, आउटवर्ड्स. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, आउटवर्ड्स. आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है. ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है. ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं हम B, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या है आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है. इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग लूप रखा है, और इस पर हम टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, नेट फोर्स कितना होगा इस पर, 0. ठीक है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = I टाइम्स L क्रॉस B. और अगर आपका कर्व्ड पाथ हो, कर्व्ड लूप हो, तो L जो होता है वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर होता है. ठीक है, सिंस ये क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप का जो इनिशियल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट दोनों सेम होगा, तो L वेक्टर कितना हो जाएगा, 0. तो क्लोज लूप पे हमेशा ध्यान रखना है, क्लोज लूप पे नेट फोर्स कितना होता है, 0. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिख भी लेना आपको साइड में कहीं कॉर्नर में. नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज 0. ठीक है, तो फोर्स तो 0, इसलिए हम इस पर क्या मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, टॉर्क. ठीक है, तो हम हर एक पार्ट का अलग अलग फोर्स दिखाएंगे, किस पार्ट पर कितना फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले PQ से स्टार्ट करते हैं. तो करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन वेक्टर L होता है, तो ये डायरेक्शन है वेक्टर L की. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो आपको राइट हैंड रूल लगा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, L क्रॉस B करना है. ठीक है, पहले फिंगर्स, राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है L डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट साइड में इस तरफ रखनी है, और उनको कर्ल करना है बाहर की तरफ. तो जो थंब की डायरेक्शन आएगी वो डेफिनेटली अपवर्ड डायरेक्शन आएगी, यानी PQ पे जो फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, उसको हम F1 कह देते हैं. तो होगा कितना फोर्स वो, तो फॉर्मूला BIL लगेगा. BIL इसलिए लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला BIL कब लगता है, जब L और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितने एंगल पे हों, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो. तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगता है, BIL, और इसमें 90 डिग्री पे है. L आपका लेफ्ट साइड में हॉरिजॉन्टल है L, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90. तो फोर्स कितना लगेगा, BIL. तो B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट I है, और इसकी लेंथ ये इसको मान लेते हैं स्क्वायर ऑफ साइड A, तो BIA. A लिख लेना, A क्या है, A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर PQRS. ठीक है, अब जरा QR पे देखो, आप फिर से क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है. क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन मिलेगी आपको, तो वो डायरेक्शन इस तरफ आ जाएगी. ये खुद से कर लेना आपको, L क्रॉस B करके देखना है. पहले L की तरफ फिंगर्स रखनी है, उन्हें कर्ल करना है B की तरफ, तो जो डायरेक्शन आएगी इस तरफ आएगी. और उस फोर्स को कह देते हैं फोर्स F2. F2 का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, BIA. लेंथ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट सेम है. इसमें जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, F3 कह देते हैं उसको, तो वो भी कितना होगा, BIA. और इसको F4 कह देते हैं, ये भी फोर्स कितना होगा, BIA. डायरेक्शन आपको हर फोर्स की डायरेक्शन चेक कर लेनी है क्रॉस प्रोडक्ट लगा के. तो इस पर नेट फोर्स कितना हो गया, 0. नेट फोर्स तो 0 होना ही चाहिए. नेट टॉर्क भी कितना होगा, तो नेट टॉर्क भी 0 होगा. ठीक है, आप ऐसे समझो, आप किसी पॉइंट के अबाउट, किसी भी लाइन या किसी पॉइंट के अबाउट ले लो. ठीक है, तो जितना टॉर्क ऊपर वाले का होगा उतना ही टॉर्क नीचे वाले का होगा, इक्वल एंड अपोजिट. जितना टॉर्क इसका होगा उतना ही टॉर्क इसका होगा, तो इस पर जो नेट टॉर्क होगा वो भी कितना हो जाएगा, 0. क्लियर, आपको इसमें लिख लेना है टॉर्क कैसे 0 है. देखो, आपको लिखना है, इन दिस केस टॉर्क इज ऑल्सो 0 बिकॉज F1 एंड F3. ठीक है, ये F1 और ये F3. F1 एंड F3 बोथ हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन. ठीक है, दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है. ठीक है, जिस लाइन से F1 पास कर रहा है उसी लाइन से F3 पास कर रहा है. ठीक है, तो लिखो F1 एंड F3 हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, सो दे प्रोड्यूस नो टॉर्क.
so they produce no torque. Similarly F2 and F4 also have same line of action. ये F2 और ये F4 इनकी भी लाइन ऑफ एक्शन सेम ही है, एक ही लाइन में होंगे ये, ठीक है. Similarly F2 and F4 also have same line of action, so they together produce no torque. क्लियर. सो दे टुगेदर प्रोड्यूस नो टॉर्क. ठीक है. तो इस केस में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, नेट फोर्स तो जीरो था ही, नेट टॉर्क भी जीरो है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, अब इस लूप को हम थोड़ा रोटेट करते हैं. ठीक है. कुछ एंगल थीटा से रोटेट करते हैं, फिर देखते हैं कि इस पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा. क्लियर. ठीक है. तो अभी तक लूप ऐसे कुछ रखा हुआ था PQRS. ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, इस लूप को शिफ्ट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. ये सेंट्रल लाइन है आपकी x डैश, इसके अबाउट रोटेट कर दिया. और कितने एंगल से रोटेट कर दिया, तो वो एंगल दिया आपको थीटा. ये एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका थीटा. ठीक है. अब जरा फोर्सेज देखते हैं और फिर देखते हैं कि आपको टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा. ठीक है. तो अब पहले अगर PQ पे देखें, PQ जो था अब बन गया P डैश Q डैश. तो इस पर अगर आप फोर्स की लाइन बनाओगे तो फोर्स कुछ ऐसे लगेगा. ठीक है. और इस फोर्स का नाम क्या दिया था हमने, F1. वैल्यू कितनी थी, BIA. ठीक है. जो Q डैश R डैश पे लगेगा जो फोर्स, वो इस तरफ लगेगा, उसका नाम क्या दिया था, F2. वैल्यू वही है सेम. और इस पे जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, F3. और इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, कितना हो गया, F4. ठीक है. क्लियर. अब फिर से देखो, तो आपको पता लगेगा जो F2 और F4 की लाइन ऑफ एक्शन है वो फिर से सेम है. ठीक है. जो F2 की लाइन ऑफ एक्शन है वही F4 की लाइन ऑफ एक्शन है. ठीक है. तो ये दोनों फिर से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे. लेकिन F1 और F3 की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो चेंज हो चुकी है. ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन होगी और ये किसकी लाइन ऑफ एक्शन है, F3. अब वो चेंज हो चुकी है. ठीक है. वो अलग अलग है. ठीक है. F1 की लाइन ऑफ एक्शन अलग है, F3 की लाइन ऑफ एक्शन अलग है. तो अब ये दोनों मिलके एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे. ठीक है. तो आपको लिख लेना है, नाउ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ F2 एंड F4 इज सेम, so again they produce no torque. Now line of action of F2 and F4 is same, so again they produce no torque, but line of action of F1 and F3 shifts. And now they will produce some torque in same sense. Same sense में देखो F1. ठीक है. ऐसे देखते हैं किस तरफ होगा. ठीक है. तो ऐसा करते हैं कि अगर इसको सेटअप को यहाँ से ऑब्जर्व करें. ठीक है. ये हमारा ऑब्जर्वर है, यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है वो. ठीक है. ये आई है, ये ऑब्जर्वर है. ठीक है. तो कैसा दिखेगा सेटअप वो आप देखो डायरेक्ट ढंग से. ठीक है. तो जब आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे तो आपको जो लाइन दिखेगी, आपको सिर्फ एक लाइन दिखेगी और इंक्लाइंड लाइन होगी वो ऐसे बस दिखेगा. यहाँ से देखोगे तो ये वाली जो लाइन है बस वो दिखेगी, और इसके पीछे जस्ट ये वाली लाइन होगी. ठीक है. और फोर्सेज दिखेंगे यहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट होगा. ये कौन सा पॉइंट है, O. ये सेंटर पॉइंट है. और यहाँ पे ऊपर ये वाला फोर्स लग रहा होगा. कौन सा फोर्स है, ये F1. ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा F1, और ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा F2. बस इतना दिखेगा अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो. ठीक है. तो ये वाली जो लाइन है वो इंक्लाइंड लाइन दिखेगी, और इसके जस्ट पीछे ये वाली जो लाइन है वो छुप जाएगी. ठीक है. तो ये लाइन दिख रही है. ठीक है. अच्छा, ऊपर वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है वो नहीं दिखेगी, वो सिर्फ डॉट दिखेगा एक, और उसमें ऐसा लगेगा कि करंट उसमें कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है. ऐसा लगेगा करंट उसमें कहाँ आ रहा है, आई करंट कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ. और यहाँ पे जो दिखेगा वहाँ पे एक डॉट दिखेगा. इसमें क्या दिखेगा कि करंट आपका आई करंट कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ. ठीक है. और इस वायर में करंट आपको नीचे की तरफ दिखेगा, और इसके जो पीछे वाला वायर होगा उसमें करंट ऊपर की तरफ दिखेगा. ठीक है. और ये F1 फोर्स दिखेंगे, F2 फोर्स दिखेंगे. बाकी जो F2 और F4 हैं वो उनका कोई टॉर्क नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, बेकार हैं वो फोर्स. ठीक है. और वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे है, जो वर्टिकल के साथ है ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया वर्टिकल के साथ एंगल, तो वो एंगल कितना दिया आपने, थीटा. इसको हमने पीछे कितना रोटेट किया है, थीटा. तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा. ठीक है. अब बिना कुछ गड़बड़ किए इस पर हम क्या निकालेंगे, नेट टॉर्क. ठीक है. और O के अबाउट निकाल रहे हैं नेट टॉर्क अबाउट O. ठीक है. तो वो हो जाएगा टॉर्क ऑफ F1 फोर्स प्लस टॉर्क ऑफ F2 फोर्स. ठीक है. पहले ये देखें क्या ये सेम सेंस में. तो F1 अगर हम O के अबाउट देख रहे हो आप, O के अबाउट, तो F1 की वजह से जो रोटेशन का सेंस होगा वो क्लॉकवाइज होगा, और F2 की वजह से भी जो रोटेशन का सेंस आएगा वो क्लॉकवाइज होगा. ठीक है. तो F1 की वजह से जो टॉर्क है वो भी, टॉर्क का जो सेंस है वो भी क्लॉकवाइज है, और F2 की वजह से भी जो टॉर्क का सेंस है वो भी क्या है, क्लॉकवाइज है. तो दोनों की वजह से नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा. ठीक है. एडअप होने का मतलब
F1 का टॉर्क निकालेंगे, F2 का टॉर्क निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज का मतलब नेट टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, इनवर्स। ठीक है, नेट टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी, इस केस में कहाँ होगी, इनवर्स। ठीक है, तो निकालते हैं जरा F1 का टॉर्क, नेट टॉर्क निकालने के लिए F1 का टॉर्क। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये होगी कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ढंग से देखना, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आप थीटा, और टोटल लेंथ थी ए, तो हाफ लेंथ हो जाएगी A/2, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी A/2 साइन थीटा। सेम कैसे जाएगा, इसके लिए भी ये वाली लेंथ कितनी होगी A/2 साइन थीटा। ठीक है, तो नेट टॉर्क हो जाएगा F1 इंटू A/2 साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस इसका भी कितना होगा F3 सॉरी 2 नहीं 3, F3 इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A/2 साइन थीटा। ठीक है, तो बस F1 और F3 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो F1 F3 की वैल्यू है BIA इंटू A/2 साइन थीटा, दोनों फैक्टर सेम है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो नेट टॉर्क कितना है अबाउट 0.0 BIA स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है ये पूरे लूप का एरिया, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो टॉर्क आ गया आपका BIA एरिया इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सीधे सीधे टॉर्क का फॉर्मूला बन जाएगा, करंट I बाहर रहेगा, ये सिंपली हो जाएगा B क्रॉस A। सॉरी A क्रॉस B, देखना पड़ेगा आपको A क्रॉस B। टॉर्क आ जाएगा I इंटू A क्रॉस B, एरिया वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। देखते हैं जरा ठीक है कि नहीं है, कहीं B क्रॉस से तो नहीं होगा। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें, एरिया वेक्टर जो होगा वो इस तरफ होगा, लूप के सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मैंने बनाई है वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। आप ऐसे समझो, एरिया वेक्टर कैसे मेजर करते हैं, तो जब करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा हो तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, जब करंट क्लॉकवाइज दिख रहा होगा तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है इसमें, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये जो सरफेस है इस सरफेस के तो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, क्योंकि लूप कैसा दिख रहा है, करंट कैसा दिख रहा है आपको क्लॉकवाइज, तो ये मैंने बनाया एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो जरा देखो इनके बीच में एंगल कितना है, टॉर्क अंदर की तरफ आना चाहिए, तो टॉर्क अंदर की तरफ तभी आएगा जब A क्रॉस B करेंगे। अगर हम B क्रॉस A करेंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ जाएगी, आउटवर्ड्स। टॉर्क कहाँ है आपका, इनवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये इनवर्स डायरेक्शन में टॉर्क है, तो वो तभी आएगा जब हम क्या A क्रॉस B करेंगे। ठीक है, तो नेट फॉर्मूला बन गया टॉर्क इज इक्वल टू I टाइम्स A क्रॉस B। एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये टॉर्क अभी तक हम कह रहे थे ये टॉर्क पॉइंट O के अबाउट, अब मैं कह रहा हूँ ये टॉर्क जनरल है, किसी के भी अबाउट नहीं है या सबके अबाउट है। समझो क्यों, जब भी किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 होता है, जब भी किसी सिस्टम पे नेट फोर्स क्या होता है 0, तो जो टॉर्क होता है उस सिस्टम पे वो इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो। ठीक है, किसी पॉइंट के अबाउट भी टॉर्क निकालो, सब जगह से टॉर्क की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। तो टॉर्क क्या हो गया, I टाइम्स A क्रॉस B। इसको थोड़ा और लिख लेते हैं, I इंटू A कर लेते हैं इसको, और क्रॉस B कर लेते हैं। ये एक टर्म बन गया I इंटू A, और इसको कहते हैं हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर M से, वो होता है करंट इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, M इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर, तो टॉर्क का फॉर्मूला फाइनली क्या बन गया, M क्रॉस B। ठीक है।